दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी साहब भी आज सदन के अंदर मुसलमानों के मुद्दों पर मोदी सरकार से किया ऐलान जंग। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब अपने हर तकरीर के अंदर मुसलमानों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करता है, ठीक उसी तरह से दोस्तों कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी आज सदन के अंदर मोदी सरकार से मुसलमानों के बारे में हजारों सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी हिंदू और मुसलमानों को लेकर आज मोदी सरकार के मंत्री से क्या क्या सवाल पूछा है, आगे सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा बयान क्या कुछ बोल रहे हैं। सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, एएमयू अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी यूपीएससी कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई आईएएस दिए, आईपीएस दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। मेरा अनुरोध है, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं अल्पसंख्यक मंत्री, कि कृपया संज्ञान लें, देश के लाखों छात्र आपसे गुजारिश कर रहे हैं। या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, मुझको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। सभापति महोदय, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश में सिर्फ 13% टीचर हैं जो ट्रेंड हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो 87% टीचर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने की अभी जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप रहेगा, और क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई को हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हों,
तो क्या उन परिवारों तक इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई रोड मैप है ताकि उनके बच्चों को शिक्षित किया जा सके? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सभापति महोदय यहां कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो मदरसा एजुकेशन का पैटर्न है, उस पे बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कुछ बड़े शिक्षण संस्थान हैं, नदवा और देवबंद जैसे, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेस्ट में आपने इन बड़े संस्थानों से डायलॉग करने का कोई मानक या कोई बातचीत शुरू करने का प्लान बनाया है या नहीं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे जहां पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था, लेकिन आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को एक झटके में बंद कर दिया। हजारों लाखों छात्र जो उस स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, लेकिन जब स्कॉलरशिप आप बंद कर देते हैं तो गरीब तबके से आने वाला अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार एनआईटी कैलीकट में प्रोफेसर साइजा ए को योजना और विकास विभाग का डीन बना देती है, जो खुल करके कहती हैं कि मेरी नजर में नाथूराम गोडसे तो बहुत महान था। तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी ये है, इस दिशा में जा रही है। मैं आपके महोदय से, सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में सांप्रदायिकता को परोसा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान और नीपा जैसे जो संस्थान हैं, उसमें अघोषित तौर पर यह कह दिया गया है कि देवनागरी में लिखते हुए जो नुक्ते लगाए जाते थे, जिनको यह कहा जाता है कि वो उर्दू से आते हैं, उनको अघोषित तौर पर रोक दिया है कि नई छपने वाली किसी भी किताब में नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले, लिखने वाले कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उनका यह कहना था कि हमें ऊपर से आदेश है, हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नुक्ता हटा करके आप देवनागरी भाषा को मजबूत कर रहे हैं या उसे कर्कश और कमजोर बना रहे हैं? यह मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। सभापति महोदय। तो दोस्तों, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी का पूरा बयान, मुसलमानों के मुद्दों पर मोदी सरकार से क्या क्या सवाल किया है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब सड़क से लेकर सदन तक मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करता है, उसी तरह से दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी भी आज सदन के अंदर मुसलमानों के बारे में खूब अपनी आवाज को बुलंद किया है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।